हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोजी क्लासेस। द की टू बिगिनिंग इज बिगिनिंग एंड आई एम गौरव यादव। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये क्लास 9, ठीक है, सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड सभी के लिए है। ये एक स्पेशल सेशन है, जैसा कि देख रहे हैं, फ्री लाइव स्पेशल क्लासेस है। इसमें क्या करने वाले हैं तो एक बार जान लेते हैं, और आज क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो बता देते हैं। तो आज का एक टॉपिक है छोटा सा, ग्रेविटेशन। क्या है? ग्रेविटेशन, जिसमें इसके बेसिक्स लॉ पढ़ेंगे बस, ठीक है। ये अब रेगुलरली क्लास होने वाली है, डेली बेसिस पे। इसमें आपके जितने भी टॉपिक्स वगैरह है ना, जो आपके डाउट में रहते हैं, वो सारे कवर किए जाएंगे डेली स्पेशल क्लास में, ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, विद इन 15 और 20 मिनट के अराउंड ये क्लास होगी, 20 to 25 मिनट्स इतनी देर की क्लास होगी। और एक एक टॉपिक डेली के डेली कवर करेंगे, ताकि आपका रिवीजन में बना रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं, है ना। अब इसमें ये आपको क्लासेस हमेशा के लिए बन जाएंगी, और जो भी लोग इस क्लासेस को देखेंगे वो रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे देखेंगे तो आप खुद जान जाएंगे, एक डिटेल वीडियो में डाल दूंगा, क्लियर वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक में डाल दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाक से आज का ग्रेविटेशन टॉपिक। हाँ, उससे पहले एक बात जान लें, जितने भी लोग इस बैच में नए आ रहे हैं, ठीक है, और वो जान लेंगे फटाक से इस बात को, जो देखेंगे क्या है कि आपको 30 तारीख को कॉम्बैट देना है, ठीक है, नेशनल टीचमेंट ओलंपियाड देना 30 तारीख को। तो उसके लिए आप रेडी हो जाए, ठीक। और उसे आपको देना ही देना है, नेशनल टीचमेंट ओलंपियाड, ठीक है। समझ में आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक। बहुत जल्दी से और बहुत ही कम शब्दों में अच्छा समझेंगे, यूनिवर्सल लॉ तक समझेंगे, और इसके बाद फिर बाकी बातें ऐसी कल करेंगे। तो देखो, अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की, है ना, वीडियो आपका नहीं आ रहा है। देखो एक काम करो, अपना ऐप अपडेट कर लो, ठीक है। अगर अपडेट नहीं किया हुआ तो अपडेट कर लो, आ जाएगा, ठीक है। या फिर तुम्हारा नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा लूज होगा, इस वजह से नहीं आ रहा होगा। सभी को वीडियो आ रहा है क्या? सभी को ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या? जल्दी से बताओ, सभी को ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या? हाँ में हाँ, ना में कमेंट कर दो, फटाक बताओ। दिव्यांशी, सूर्यांश राठौर, जल्दी से बताओ, ठीक है। आयुष, हाँ भैया सभी को आ रहा है, ठीक है। ठीक, तो एक बार देख लो, है ना। क्लास या तो लीव करके फिर से आ जाओ, ठीक है। हाँ चलो, तो देखो स्टार्ट करते हैं फटाक से। क्या है ग्रेविटेशन? तो आप लोगों ने अभी तक देखो, आप सभी को इतना पता होगा, किसी बॉडी को अगर आपको मूव कराना है, क्या कराना है, किसी भी बॉडी को अगर आपको मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें किसी बॉडी को मूव कराना है तो, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ देखो, एक काम करना है कि जब मैं आपसे बोलूंगा कमेंट करने के लिए, तो आप रेडी रहना, कमेंट कर देना, ठीक है। देखो, तो किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फोर्स की, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। अब अर्थ के साथ में क्या होता है, तो अभी जैसे होता क्या है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी कोई चीज, आपने देखा होगा कि कोई भी चीज अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ले जा करके पुल कर छोड़ दें, अगर हम छोड़ दें तो क्या होता है, बॉडी नीचे की तरफ गिरती है। जैसे ये अगर आपकी अर्थ है और आपने यहाँ पे क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को ले जाकर छोड़ दिया, तो वो कहाँ गिरेगी? नीचे की तरफ गिरेगी। ऑलवेज कहाँ गिरेगी? नीचे की तरफ ही गिरेगी। क्यों गिरेगी नीचे की तरफ? रीजन क्या है? रीजन ये है कि अब देखो, अगर ये नीचे की तरफ गिर रही है, तो आप सभी को पता है कि क्या लगना चाहिए? एक फोर्स लगना चाहिए नीचे की तरफ। और वो फोर्स कहां से आएगा और कौन लगाएगा? तो वो फोर्स कौन लगाता है? हमारी अर्थ लगाती है। क्या लगाती है? अर्थ लगाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरती है, तो अर्थ जो है एक फोर्स से उसे अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है, ठीक है। उसे अपनी तरफ क्या करती है? पुल करती है। दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स। इसे क्या बोलते हैं? ये एक तरह से अभी कह सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। एग्जांपल के तौर पे, इसकी खोज कैसे हुई थी तो आप सभी को पता है, न्यूटन भाई साहब, है ना। न्यूटन के बारे में सभी को पता है, साइंटिस्ट थे। वो क्या थे? पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सेब गिरा नीचे की तरफ, उनके सिर पे गिर गया। तब उन्होंने सोच लिया कि सेब नीचे क्यों गिरता है, और आपको क्या पढ़ना पड़ रहा है? ग्रेविटेशन। काम की चीज है, मजाक की बात ये थी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी अर्थ जो है ना, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो खींच रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है, जिस फोर्स से, वो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फटाक से बताओ, ग्रेविटेशन बोलते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आती है कि नहीं? ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है। जो ये फिनोमिना है, ये क्या है? अट्रैक्शन करने का, ग्रेविटेशन है। और जो फोर्स है, ठीक है, जिस फोर्स से खींच रही है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। अब ये कहां तक खींच रही है? ये अर्थ का फोर्स कहां से जनरेट होता है? तो भाई देखो, अर्थ जो है ना, हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचना चाहती है। कहां खींचना चाहती है? अपने सेंटर की तरफ। अगर मैं अर्थ का सेंटर ये बना दूं, तो अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचना चाहती है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ होगा ना, यहाँ, तो वो भी ऐसे ही जाएगा, परपेंडिकुलर ही जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे गिरेगा। ऐसा नहीं होगा कि टहल के यहाँ पे आग गिरेगा। समझ में आया कि नहीं? इसका पाथ ऐसा नहीं होगा। अर्थ हमेशा क्या करेगी? अपने सेंटर की तरफ हर एक बॉडी पे फोर्स लगाती है।
अगर आपने इसे गोला बना दिया ना तो कोई चीज जो नीचे है, नीचे, वो भी इधर ही खींचेगी, अर्थ के सरफेस की तरफ ही खींचेगी। ठीक, तो यानी आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि एक फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स, जिसकी वजह से अर्थ क्या करती है, हर एक बॉडी को अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींचती है, पुल करती है। इस फोर्स को ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, ठीक है, या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब बात आती है कि इस फोर्स का यूज क्या होता है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर है तो यस, नहीं तो नहीं, जल्दी से बताओ, है ना, फटाक से बताओ, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है जल्दी से कमेंट करो, नहीं, ठीक है। अब इसका यूजेस क्या है, तो देखो, आप जो ये देखते हो ना कि अर्थ, आप देखते हो कि आप कहते हो कि अर्थ के चारों तरफ क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी गैस हैं। ये गैसेस अर्थ के चारों तरफ क्यों हैं? ये गैसेस अर्थ के चारों तरफ इसलिए हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसने इसको घेर रखा है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो गैसेस क्या है, अर्थ के सरफेस को छोड़ के नहीं जा पा रही है, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही रुका हुआ है, अदरवाइज सारी गैसेस चली जाती कहीं और फिर हम बचते ही नहीं। समझ गए? दूसरी चीज आपने ये देखा होगा, बारिश ऑलवेज नीचे की तरफ गिर रही है, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप देखते हैं नदियां, नदियां जो बहती हैं वो पहाड़ों से निकल करके समुद्र तक आती हैं, तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ग्रेविटेशन फोर्स का यूजेस समझ में आ रहा है, क्या क्या हो रहा है। हम अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, नहीं तो हम भी हवा में उड़ रहे होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके एग्जांपल्स क्या है? अब देखो, अब बात आती है, अब क्या ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अर्थ पे होता है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अर्थ पे होता है? ऐसा सोच के देखो कि केवल अर्थ में ही है ना, क्योंकि हमारे सामने तो भी अर्थ ही दिख रहा है। और अगर हम बात करते हैं यूनिवर्स की, किसकी बात करते हैं? यूनिवर्स, जहां पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर पूरे यूनिवर्स की बात की जाए ना, तो उसके लिए लॉ ये दिया गया, कैसा दिया गया है ना। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अर्थ पे वर्क करता है? तो ऐसा नहीं है, पूरे वर्ष, पूरे यूनिवर्स पे वर्क करता है। तो कैसे करता है, अब सुनो फटाक से। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टू ईच अदर। ठीक है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। अब किसकी बात सुननी है हमें? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। हम जो देखो हमारे सिलेबस में क्या है, अगर हमारे आपके जो सिलेबस में है ना, वो ग्रेविटी के केस में, यानी अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन किया गया है। केवल आपके सिलेबस में क्या है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में आप समझ लीजिए कि ग्रेविटेशन कितना होता है, इतना ही आपके सिलेबस में है। बट शुरुआत तो करेंगे ना कि पूरे कहां से कहां तक है, तो पूरे यूनिवर्स के लिए एक लॉ दिया गया है। क्या लॉ दिया गया है, आप सुनो। ठीक है ना, यानी इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, कैसे है, सारी बातें करते करते देखो, अब आप मेन बात करते हैं। आपने इंपॉर्टेंस तो समझ ली, समझ ली, है ना। तो अब आगे की बात करते हैं। क्या, इधर देखो, ग्रेविटेशन की बातें समझ ली, सारी बातें समझ ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। देखो अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है ना बेटा कि पूरे यूनिवर्स में कहां पे, पूरे यूनिवर्स में हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। पहली चीज ये जानो कि अगर पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पूरे यूनिवर्स में। यूनिवर्स समझ रहे हो ना, यूनिवर्स में। ठीक है, यूनिवर्स में हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? हर एक बॉडी एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। जैसे अगर मैं अभी आपसे बताऊं, आप जहां पे बैठे हो उसके आसपास जो आप देख रहे हो, जितने भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट अगर मैं बना दूं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी ये इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ये इसको अपनी तरफ, ए जो है बी को अपनी तरफ खींचना चाहेगा और बी ए को खींचना चाहेगा, और सी क्या करेगा? इन दोनों को ही खींचना चाहेगा। बात समझ में? ये तीनों एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स, और यही फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। ठीक, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर भैया ऐसा है सब बॉडी चिपक क्यों नहीं जा रही? क्यों आ रहा है ना? ऐसा है तो बॉडी आपस में चिपक क्यों नहीं जा रही? सही बता रहा हूँ कि नहीं? बताओ, अगर ऐसा है तो बॉडी चिपक जानी चाहिए, लेकिन चिपक तो नहीं रही है। सही है ना, चिपक नहीं रही है, मतलब या तो मेरा लॉ गलत है, या तो हमारा जो लॉ है वो गलत है, या फिर कोई चीज मिसिंग है जो अभी आपको बताई नहीं गई है। हाँ, वीक फोर्स है। ठीक है, पढ़ रखा है, बहुत अच्छा। इधर देखो, तो
अब आपको वो चीज बताने वाले हैं क्या है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक, बात समझ में आया। तो हर एक बॉडी अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब बात आती है कि ये अट्रैक्शन फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात समझ लो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्शन का फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? ऑलवेज अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ये बात दिमाग में बैठा लो। वो किन बातों पे डिपेंड करता है? दो बातों पे। पहला, मासेस ऑफ द बॉडी। किस पे? मासेस ऑफ द बॉडी। जितनी बड़ी बॉडी होगी उसका अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में है? जैसे हम लोग अभी यहाँ बात कर रहे थे, अर्थ कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी, उसका मास भी ज्यादा होगा। लेकिन उसके कंपैरिजन में हम अपनी तुलना करते हैं तो हमारा वेट अर्थ के कंपैरिजन में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो दो बॉडीज के बीच में मासेस बहुत बड़ा है ना, इस वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है। अच्छा, कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि जो अपने यहाँ सुनामी आती है समुद्रों में, वो अर्थ और पृथ्वी यानी जो सॉरी अर्थ और जो आपका मून है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट की वजह से आती है? कितने लोगों ने सुना है बात? आपने सुना है ना कि मतलब जो समुद्र में तूफान वगैरह आते हैं उनके पीछे का एक रीजन ये भी होता है कि वो अर्थ और जो मून है उनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से आता है। ऐसा सुना है कि नहीं? जल्दी से बताओ। ऐसा सुना है? हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो दो बड़ी बॉडी है, उनके बीच में मास बहुत ज्यादा है। उन मासेस की वजह से उन दोनों में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो हमारा वाटर है ना, वो क्या कर जाता है? वाइब्रेट कर जाता है और बड़ी बड़ी लहरें हमें समुद्र में देखने को मिलती है। क्लियर? यानी एक अट्रैक्शन फोर्स। सोचो मून कहाँ है और अर्थ कहाँ है, लेकिन इनके इनके मास कितने हैं? बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई? इसलिए इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक। तो पहला किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडी। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। किस पे? डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी। बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करता है। कैसे? कैसे? इधर देखो। अब देखो, हम ये कह तो रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स होता है, अर्थ यहाँ है, मून यहाँ है, इन दोनों का इफेक्ट आता है। दोनों चिपक क्यों नहीं रहे? ठीक है, क्योंकि भाई डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? दो बातों पे डिपेंड करता है। कैसे कैसे डिपेंड करता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना? ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? यानी क्या समझ में आ गई होगी? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अट्रैक्शन का फोर्स है, और अगर ये अट्रैक्शन का फोर्स है तो बॉडी को आपस में अट्रैक्ट करता है। और किस पे डिपेंड करता है? तो मास पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? दोनों बॉडीज के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, जो आपके पेपर में आपको लिखना है। यहाँ तक की बातें क्या थी? केवल समझने लायक थी, क्या काम की है, ठीक है। तो फटाक से देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपको दिलाएगा 2 नंबर। कैसे लिखना है फटाफट देखो, लिखने का ढंग देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, ठीक। समझ लिया कि नहीं? फटाक से देखो कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। इधर देखो, हमारे सामने हम क्या करेंगे? लेट अस सपोज 2 बॉडीज। हम क्या करेंगे? सपोज 2 बॉडीज, ठीक है। 2 बॉडी को सपोज करेंगे जिनके मास हम क्या मानेंगे? मास m1 एंड m2। इनके मासेस हमने क्या मान लिए? स्मॉल m में मान लेते हैं, ठीक है। m1 एंड m2 हमने इनके मासेस मान लिए, ठीक। जिनके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है? इनका ये सेंटर ले लिया है और इनके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है? r। ये इनके बीच की डिस्टेंस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बात समझ में आई? अब इस फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना? तो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट, है ना, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी व्हिच विद फोर्स दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है ना, इनके बीच में लगने वाला फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बिटवीन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये आप स्टेटमेंट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट में लिखेंगे इट इज डायरेक्टली। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स between the bodies, directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the distance between the bodies, ठीक है। the square, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? and inversely proportional to the square of the distance between the bodies। ये आपको स्टेटमेंट में पहले लिखना है। लिखने के बाद ये दोनों इक्वेशंस बनानी है और इसके बाद सॉल्व करना है। क्या? एक बार फिर समझ लो, ठीक है। क्या समझा? 2 बॉडी ले ली, दोनों बॉडी के सेंटर आपको देखिए, नाम दे लो इनका ए और इनका नाम दे दो बी।
इनके बीच की डिस्टेंस दी गई थी, और आपको ये पता है कि इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, दैट इज F1, F12 या FAB, क्या कह लो, FAB कह लो या FBA कह लो, ठीक है। दोनों अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। ये ग्रेविटेशन फोर्स है। ये फोर्स होगा कितना, ये फोर्स कितना होगा, तो ये फोर्स जो है ना, इन दोनों बॉडी की जो मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इन दोनों बॉडी का जो भी मास है उसका मल्टीप्लाई कर दो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आपको r दिख रही है, r जो इनके बीच की डिस्टेंस दिख रही है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सभी को अच्छा ये बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है? आना में जवाब दो। इन दोनों का मतलब पता है, जल्दी से बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है जी, ठीक है, जल्दी बताओ जिसको नहीं पता है ना, फटाक से बताओ जिसे नहीं पता है। क्लियर? हाँ ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे ये बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा, और इसका मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में f इक्वल है तो इनको हम मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, m1 * m2 r², ठीक। अब अपने को पता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक इक्वल लगा देते, कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट इज g, कांस्टेंट क्या लग जाएगा, g, m1 m2 r²। बात समझ में आया? g क्या है, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात समझ में आई कि नहीं? जी क्या है, ठीक है। अगर हम जी की बात करते हैं तो जी क्या है, यूनिवर्सल वर्सल, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हाँ रेशियो, इधर देखो, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। इसके आगे यूनिवर्सल लग गया, मतलब इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलेगी। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है। इसके ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो आपको लॉ दिख रहा है ना, यही लॉ क्या है, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ है, और ये इसकी इक्वेशन है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है तो लिख दिया मैंने, देखो इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, यहाँ तक की बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। बात समझ में आया? अब देखो इस फॉर्मूले से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। इससे आप क्या पता कर सकते हो, तो दोनों बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पता कर सकते हैं, है ना, ठीक है। दोनों बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पता कर सकते हैं। अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, कैसे चेंज होता है, ये अट्रैक्शन फोर्स चेंज कैसे होता है इसकी बात देखते हैं। देखो कितनी चीजों पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस, मास पे और बीच की डिस्टेंस पे, है ना। अच्छा देखो, अगर हम ये कहते हैं कि हमने दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस थी, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पहले तो r थी, बाद में क्या कर दी, r/2 कर दी, बाद में क्या कर दी, आधी कर दी। अगर हम दो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें और उनकी डिस्टेंस आधी कर देंगे तो फोर्स कितना बढ़ जाएगा, फोर्स कितना बढ़ जाएगा, तो देखो इधर देखो, अगर मैं बात करता हूँ तो g वैसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, r की जगह पे r/2 रखना पड़ेगा, r/2 का स्क्वायर, ऐसा करना पड़ेगा। जब r/2 का स्क्वायर रखेंगे, r/2 का स्क्वायर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू g m1 m2 r² × 4, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा, और 4 पलट के ऊपर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, ये क्या बन जाएगा, 4r² बन जाएगा। यानी पहले तो फोर्स केवल इतना था, अभी फोर्स कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ F1, इसको f लिखें तो 4 टाइम्स ऑफ F हो गया। यानी अगर हम डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो फोर्स कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। कितने टाइम्स, 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आई? अब अगर डायरेक्ट मास को बढ़ाओगे तो जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा। क्लियर? तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ठीक। अब फटाक से बात कर लेते हैं न्यूटन, वो यूनिट ऑफ, ठीक है, यूनिट, किसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट कैसे निकली, ये जो यूनिट है ना, ये कैसे निकाली गई है, तो इसकी बात देखो फटाक से, क्या है इधर देखो। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो अपने को यूनिट निकालना आता है, जल्दी से बताओ, यूनिट निकालना आता
है ना। इसकी वैल्यू और इसकी यूनिट दोनों की बात एक साथ कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कैसे, ये वैल्यू कैसे आई और ये यूनिट कैसे आई, उसकी बात कर लेते हैं, है ना। ठीक है, बात समझ में आया। या पहले सिर्फ इसकी यूनिट की बात करते, ज्यादा आसान पड़ेगा। देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब फटाफट आप लोग बताएंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू G, ऐसे लिख सकता हूँ, जल्दी से बताओ, है ना। अच्छा ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर बताओ। अच्छा फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताओ, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फटाफट बताओ। न्यूटन। फोर्स की यूनिट मैंने लिखी न्यूटन। ये रेडियस लिखा है, रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या होती है, सूर्यास्त तुम भी कमेंट करो फटाक से, जल्दी से बताओ। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। ये मास लिखे, मास, मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम लिख दें इनटू किलोग्राम लिख दें, इज इक्वल टू यूनिट ऑफ जी, यहाँ जी की यूनिट बनेगी। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बनती हुई आपको दिख रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। क्या यही यूनिट बनती हुई दिख रही है आपको जी की, जी की यूनिट यही बनती हुई दिख रही है। तो यूनिट बनाना सीख गए, जी की यूनिट कैसे बनेगी। ठीक है, हाँ अब बात आती है फटाक से फोर्स के बारे में, कुछ बातें और जान लो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्स के बारे में, और इसके बाद जो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो बातें हैं ना, वो फिर आपकी कल की जाएगी। ठीक है, तो अभी फटाफट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दो। फोर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है ना, अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो पहला है कि ये जो फोर्स है ना, ये ऑलवेज अट्रैक्शन का फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, ऑलवेज, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। बात समझ में आई कि नहीं, ऑलवेज अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ठीक, दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कितने लोगों को न्यूटन थर्ड लॉ पता है, न्यूटन थर्ड लॉ कितने लोगों को पता है, जल्दी से बताओ। न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, जल्दी से बताओ कितने लोगों को पता है। न्यूटन थर्ड लॉ था क्या, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही ये इस पे लगा रहा है, ठीक है, उतना ही ये इस पे लगा रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये फोर्स जो होता है ना, वो दोनों बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे वर्क करता है। ठीक है, दोनों बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे वर्क करता है। ठीक, हाँ वेरी गुड, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तीसरी चीज, ये जो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आज ये खत्म हो गया। ठीक है, मतलब ये आपने बात कर ली है ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ की, जो एक छोटा सा टॉपिक था, जो आपके डाउट वगैरह रहते वो क्लियर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, लोगों को करना है। और यही चीज, सेम चीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, अभी अपलोड होकर के क्लास, है ना, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगी, छोटे छोटे टॉपिक से मिलेगी, छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो आप अब कभी भी डाउट में रहेंगे तो इन चीजों को देख सकते हैं। इसके आगे की बात, इसका पार्ट 2, जिसमें आप बात करेंगे इसकी कि जी की वैल्यू कितनी होती है ना, मतलब इसमें आपको बताया जाएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, वो सारी बातें कल की जाएंगी। ठीक है, और कॉम्बैट के लिए रेडी रहें, मतलब नेशनल टीचमेंट ओलंपियाड के लिए रेडी हो जाए। जिन लोगों ने भी इनरोल नहीं किया अभी तक, वो इस क्लास में इनरोल कर लें, अपने आप अपने नेशनल टीचमेंट ओलंपियाड में इनरोल हो जाएंगे। और होमवर्क स्ट्रीम में जाकर टेस्ट को दे लें, 2 टाइम में देना है, कैसे देना है उसके लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ओके, बात समझ में आया, क्लियर। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से बता दो, किसी को कोई दिक्कत। फिर इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ, है ना, फिर फ्री फॉलिंग क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, और किस मोशन ऑफ इक्वेशन, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी करेंगे इसी सेशन में। अब यहाँ पे जो क्लासेस होंगी ना, है ना, हाँ इस यहाँ पे जो क्लासेस होंगी इसमें कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे डेली डेली, हाफ एन आवर। ठीक है, बात समझ में, जिससे आपका एक टॉपिक मजबूत हो चलेगा एक तरफ से, क्लियर है ना। ठीक है, हाँ आप इसमें किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जितने आप स्कूल के जितने भी दोस्त वगैरह हैं सबको ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लाइव सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं और रिकॉर्डेड सेशन भी वो देख सकते हैं। ठीक है, इसकी क्लासेस यहाँ भी मिलेंगी और यूट्यूब पे भी मिलेंगी। ठीक, चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।